जनवरी का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपने चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी काटती थी कि शरीर में जैसे कांटे चुभने लगे हों। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। अरे भाई, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। पता नहीं भाई अब क्या होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो हमने कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांसें थम सी गई हैं। चारों तरफ बर्फ और ठंडी हवा का कहर फैला हुआ है। खेत, पेड़ और घर सब जैसे किसी जादुई चादर में ढक गए हों। हवा इतनी तेज है कि हर आवाज को निगल रही है। सच में भाई, इस ठंड की कड़ाके ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भय में डाल दिया है। भाई, अब चलो अपने अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। सच में इस ठंड में बाहर टिकना नामुमकिन है। इसलिए अब चलते हैं ताकि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। गलियां सुनी हो जाती। चूल्हों का धुआं आसमान में घुलता और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती। उस गांव में रामू नाम का भी एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजारा चलाता। रामू का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पेट भरता। रामू, आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे यह ठंड और भी बढ़ती जा रही है। हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब बताओ हम क्या करें? तुम सही कह रही हो सीता। ऐसी जानलेवा ठंड हमने कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अलाव जलाकर भी कांप रहे हैं। सुना है इस बार कड़ाकेदार ठंड के साथ भयानक बारिश भी होने वाली है। पता नहीं सीता आगे क्या होगा। हम तो किसी तरह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन राहुल का क्या होगा? वह तो अभी नन्हा सा बच्चा है। इतनी जानलेवा ठंड और कड़कती हवाएं, यह सब वह कैसे सह पाएगा? उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। चलो एक काम करते हैं, मैं सरपंच जी के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। उसी पैसे से हम छत की मरम्मत करवा देंगे और राहुल के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल खरीद लेंगे। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। अरे रामू भाई, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। मैं तो अभी आपके घर ही जाने वाला था। घर पर लकड़ी खत्म हो चुकी है और ऊपर से यह जानलेवा ठंड। रामू भाई, कृपया करके कुछ लकड़ी घर पर पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहां जा रहे थे? अरे क्या बताऊं विजय भाई, देख रहे हो ना, ये ठंड जान लेने वाली है। और सुना है इस बार कड़कती ठंड के साथ भयानक बारिश भी आने वाली है। इसीलिए विजय भाई, मैं सरपंच जी के पास जा रहा हूँ कुछ पैसे उधार मांगने। अच्छा ठीक है रामू भाई, जाइए पर भूलना मत, जैसा भी हो
किसी तरह लकड़ी घर पर पहुंचा देना, समझे? ठीक है विजय भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह लकड़ी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर रामू उधर से निकल पड़ता है। चलते चलते वह सरपंच जी के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी अपने मजदूरों को काम पर लगा रहे थे और रामू सीधे उनके पास जाता है। सरपंच जी, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सरपंच जी। अरे रे चुप थारो के बातें कर तो पाड़ो। काई हिम्मत थी उधार मांगण आव्यो, मारे आगे हाथ फैलावे की। तू समझे सही, मैं कोई कुबेर को छोरो सूं। गांव में थारे जैसा 50 घूमता है, दिन भर काम धंधो करता, रात नए रोटी खावे और फिर सोचे सुविधा मिल जावेगी। पैड़ी में छाले पड़े, फिर भी किसी के आगे हाथ कोई ना फैलावे। दया कीजिए, इस गरीब पर इतना जुल्म मत कीजिए। अरे चुप रह बेअदब, कितनी बार कह चुकी थूं। अब मेरे धैर्य को बांध टूटन लागरो से। एक बार और थारे ये बकवास सुन ली ना तो हाथ चल जावे लो, समझ आयो? अब फालतू बातें मत कर। दया कीजिए, इस गरीब पर इतना जुल्म मत कीजिए। घर में न ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं, न खाने को अनाज। भगवान के नाम पर थोड़ा रहम कीजिए मालिक, कृपा करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओए चुप, अब बहुत हो गयो। जितनी इज्जत बची है उतनी रख ले। अगर तेरी जुबान फिर चली ना तो यहीं खड़ा खड़ा हाथ तोड़वा दूंगा। जान लियो, ज्यादा अकड़ मत दिखावे वरना अंजाम बुरो होसी। अब बिना बोले चुपचाप रास्ता नाप ले। चल हट, मेरी नजर ना सू। रामू अब पूरी तरह हार मान चुका था। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे? हर रास्ता बंद सा लग रहा था। दुखी मन और भारी कदमों के साथ वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा बच्चा, मेरी बीवी, सब इस भयानक ठंड से ठिठुर रहे हैं। घर में ना आग जलाने को लकड़ी है, ना तन ढकने को कपड़ा। हे प्रभु, अब मैं कैसे इनकी रक्षा करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा दे। तेरी दया ही अब आखिरी सहारा है। रामू ज्यादा कुछ सोचे बिचारे बिना सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। आज जंगल से लकड़ियां मिल गईं। कुछ हिस्सा मैं अपने घर ले जाऊंगा ताकि रात में बच्चे और पत्नी को आग जलाकर ठंड से बचा सकूं। बाकी आधी लकड़ियां मैं ऊंची मात्रा में बेच दूंगा ताकि उससे कुछ पैसा मिल जाए, उसे रोजमर्रा का राशन और ज़रूरी खर्च पूरे कर सकूं। अच्छा हुआ रामू, बेटा तुम लकड़ियां लेकर आ गए हो। अब तो पता नहीं यह ठंड कितनी भयानक होगी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और हाहाकार फैल गया है। रामू बेटा जल्दी करो और लकड़ी दे दो, नहीं तो हाथ कपड़े जम जाएंगे और सब ठिठुर कर रह जाएंगे। काका, पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होने वाली है। अमीरों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, अच्छे कपड़े, खाना, घर की गर्मी, हर सुविधा उनके पास है। लेकिन हम गरीबों का क्या होगा? मेरे बच्चे, मेरी बीवी, उन्हें मैं कैसे इस कड़ाके की ठंड से बचाऊंगा? ठीक है काका, अब मैं घर निकलता हूँ। शाम होने वाली है और ठंड और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। घर पर मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे रामू, घर पर लकड़ी पहुंचा दी ना भाई? हाँ भाई, लकड़ी पहुंचा दी है, बूढ़े काका को दे आया हूँ। इतना कहकर रामू वहां से धीरे धीरे निकल जाता है।
अब चलो, हमें भी घर की ओर निकलना चाहिए। शाम ढल चुकी है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अगर देर हो गई तो रास्ता भी दिखाई नहीं देगा और ठंडी हवाएं हड्डियों तक गला देगी। चलो जल्दी चलते हैं ताकि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाए, नहीं तो यह रात बहुत भारी पड़ेगी। भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शाम ढलते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। ना कोई आदमी दिख रहा है, ना कोई जानवरों, सिर्फ जानवरों काव्य डरावनी आवाज सुनाई दे रही है, जिससे पूरा गांव किसी डर में सिमट गया है। ठंडी हवा अब और भी तेज चलने लगी है, जिससे शरीर कांप उठा है। चलो भाई देर मत करो, जल्दी निकलते हैं अपने घर की तरफ, वरना ये ठंडी रात हमें रास्ते में ही जकड़ लेगी। थोड़ी देर बाद रामू भी अपने घर पहुंच जाता है। रामू की पत्नी अपने बच्चे को गोद में बैठाए ठंड से कांप रही थी और आंखों में डर के साथ इंतजार झलक रहा था। क्या हुआ जी? आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? देख रहे हैं ना, यह ठंड कितनी भयानक होती जा रही है। देखिए अपने बच्चे की हालत कैसे ठंड में कांप रहा है। अरे क्या करूं सीता, सरपंच जी के पास गया था पैसे उधार मांगने, पर उन्होंने तो बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया। सोच रहा था अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो थोड़ा राशन ले आता और अपने बच्चे के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले आता, पर क्या करूं सीता, हमारे नसीब में तो बस दुख ही लिखा है। रामू अब क्या करेंगे? रात और भी ठंडी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, बच्चा तो पूरी तरह कांप रहा है। सीता कुछ करना होगा। सरपंच ने पैसे नहीं दिए, पर मैं एक काम करूंगा। मैं कल सुबह ही जाऊंगा जंगल में, वहाँ पर कई सूखी ठंडी लकड़ियाँ पड़ी होंगी, मैं उन्हें काट कर गाँव में बेच दूंगा। जो पैसे आएंगे उसे राशन लाऊंगा और बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले आऊंगा। अरे रामू भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह कुल्हाड़ी लेकर? अच्छा है, पर सुनो, जंगल मत जाओ। क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने कल ही सोचा था जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर बेच दूंगा, राशन ले आऊंगा। अरे भैया, सरपंच जी ने सारी अच्छी लकड़ियां ही काट ली हैं। उसके लोग सुबह सुबह ही आ गए थे। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे सभी लकड़ियां काट दी और अपने गोदाम में ढोकर ले गए। वह सब बोल रहे थे इन्हें ऊंचे दामों में बेच देंगे। मैं देख रहा था रामू भाई जैसे हमारी मेहनत और बच्चों की जरूरत की लकड़ियां बस उनके लिए बाजार का सामान बन गई हूं। अरे रामू, उस आदमी की बात जैसे ठंड की एक और परत हवा में गिर गई। रामू के हाथ ठहर गए, कुल्हाड़ी का बोझ उसके घुटनों पर जैसे और भारी हो गया। अरे भाई, तुम सच बोल रहे हो ना? सरपंच जी और उसके लोग सचमुच जंगल की सारी अच्छी लकड़ियां उठा ले गए क्या? क्या हमारे ही बचाई सामान को उन्होंने ढोकर ले भागे? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। जंगल में अब एक भी सूखी लकड़ी बची नहीं है। वे लोग रात दर रात आकर आए, चुपके से सारी सूखी लकड़ियां काट कर उठा ले गए, जैसे हमारी मेहनत और हमारे बच्चों की जरूरतें सिर्फ उनकी कमाई बन गई हों। लड़के की हर एक बात रामू के सीने में एक गर्म चिंगारी जला गई। यह आग किसी इंसान का नहीं, मेहनत और बांटी हुई उम्मीदों के लिए जलती आग थी।
उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। पर जब रामू जंगल पहुंचा, आंखों के सामने जो नजारा था उसने उसकी उम्मीदों को चीर दिया। जहां पहले सेठ सूखी लकड़ियों के ढेर थे, वहां अब खालीपन पसरा हुआ था। हवा ने उसकी कुल्हाड़ी के पास से गुजरते हुए एक कांटेदार खामोशी छोड़ दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? वो लकड़ी जिस पर मेरी उम्मीदें टिकी थी, उसे किसी और ने काट लिया। ओ प्रभु, और कितनी दुख देंगे आप इस गरीब इंसान को? मेरी मेहनत, मेरी आशाएं और बच्चों की ज़रूरतें सब खाली हाथ रह गए। अब क्या बचा है मेरे पास? रामू अब और क्या करता? उसके होश उड़ चुके थे। बेचारा जिस उम्मीद के सहारे जंगल आया था, अब वही उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। उधर घर में सीता और उसका बेटा आंखों में उम्मीद लिए रामू का इंतजार कर रहे थे। हर बीतते पल के साथ ठंड और भी तेज होती जा रही थी। हे भगवान, ठंड तो और भी बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। घर में सीता और मेरा बेटा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं, देर नहीं करनी चाहिए। फिर रामू ठिठुरती ठंड को चीरते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मन में एक ही ताकत थी, सीता और बेटे तक पहुंचने की। हर झोंके के साथ ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर जाती थी। क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? कहाँ थे इतनी ठंड में? बाहर तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अगर आपको कुछ हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे? अरे क्या बताऊं सीता, क्या बताऊं? अब तो पता नहीं क्या होगा सीता। क्यों जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रहे हैं? आपके चेहरे से लग रहा है जैसे कोई गहरी चिंता सता रही हो। सब कुछ? हाँ सीता, मैं जंगल लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया था। सोच रहा था कि लकड़ियाँ लाकर गांव में बेच दूं और उस पैसे से घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊं। तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लाऊं। लेकिन सीता, सब कुछ खत्म हो गया सीता। सीता। अरे क्या हुआ है जी? आप साफ साफ तो बताइए, बताइए ना जी, क्या हुआ है? मैं जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए, लेकिन वहां जाकर देखा सब लकड़ियां गायब थी। एक भी लकड़ी नहीं बची थी। सीता, सब लकड़ियां पहले ही काटकर ले जाई जा चुकी लेकिन कौन ले गया जी? और ऐसा क्यों किया गया? थी। और कौन हो सकता है? सीता, जिसके पास कोई दया या रहम नाम की चीज ही नहीं है। इस गांव का सरपंच जी है सीता। उसने जंगल की सारी लकड़ियां ले चला दिया। सुबह ही उसके लोग आए 3 थे और सारी लकड़ियां काट कर ले गए। लेकिन वो इतनी सारी लकड़ियों का क्या करेगा जी? क्यों काट कर सब कुछ ले गया? अरे सीता, मैंने सुना है वह सारी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचेगा। उसने बिल्कुल साफ साफ सोच रखा है लोगों की मुसीबत का फायदा उठाना। अब जब इतनी भयंकर ठंड है तो सबको लकड़ियां चाहिए ही चाहिए, और जब गांव में कोई लकड़ी ही नहीं मिलेगी तो लोग मजबूरी में सीधे सरपंच जी के पास ही जाकर लकड़ी खरीदने को विवश होंगे। हे भगवान, अब क्या होगा जी? अब हम क्या करेंगे? एक तो हमारे पास ठंड से बचने के लिए ना तो कोई गर्म कपड़ा है, ना ही कोई दूसरी चीज। बस वही लकड़ियां ही हमारा सहारा थी, जिनसे हम अपना चूल्हा जलाते थे, जिनसे यह ठंडी रातें काटते थे। लेकिन अब
अब वो भी नहीं रही। अब क्या होगा जी? मेरा छोटा बच्चा इस ठंड को कैसे सहन कर पाएगा? कहाँ जाएं? किससे मदद मांगे? तुम चिंता मत करो सीता, मैं कुछ तो उपाय ढूंढ लूंगा। ठंड से बचने के लिए तुम बच्चे को अंदर ले जाकर लेटाओ। आज रात के लिए थोड़ी सी बची हुई लकड़ियां जला देंगे, उससे काम चल जाएगा। रात तो गुजर ही जाएगी, कल कुछ और सोचेंगे। घबराने की जरूरत नहीं। इस कटु ठंड से केवल रामू और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा गांव त्रस्त था। चारों ओर ठंड का कहर फैल चुका था। हवा में बर्फ की सुई जैसी चुभन महसूस हो रही थी और लोग झिझकते हुए अपनी झोपड़ियों में ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। भाई, ऐसी कड़कती ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी, ना महसूस की थी। पता ही नहीं चलता कि यह ठंड और कितनी बढ़ेगी। तुम सही कह रहे हो भाई, ऐसी कड़कती ठंड को सहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हवा में बर्फ की सुई जैसी चुभन है, सांसों से धुआं निकल रहा है और हर कोई अपने शरीर को ढककर भी ठंड से कांप रहा है। ऐसी कड़कती ठंड में बस एक ही चीज हमें बचा सकती है भाई, लकड़ी। लेकिन पता नहीं भाई, आज रामू लकड़ी क्यों नहीं लाया? शायद उसे खबर ही नहीं थी कि ठंड इतनी बढ़ गई है। फिर भी इतनी जरूरत होने पर भी वह लकड़ी देने क्यों नहीं आया? अरे भाई, तुमने सुना नहीं? जंगल की सारी लकड़ियां काट दी जा चुकी हैं। अब एक भी लकड़ी नहीं मिल रही है। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? कल जब मैं जंगल देखकर आया था, वहां बहुत सारी लकड़ियां पड़ी थी। अब सुनकर जानकर तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी सब कट गई। भाई, हमारे गांव के सरपंच जी ने सारी लकड़ियां काट दी हैं और तो और लकड़ियों के दाम भी काफी बढ़ा दिए हैं। अब इतनी कड़कती ठंड में यह हाल देखकर लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। जो भी हो भाई, मुझे बस लकड़ी चाहिए, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और नहीं तो इस ठंड में कोई भी नहीं बचेगा। चारों तरफ बर्फ की चुभन, कांपती हवाएं और डर का माहौल है। अब कोई इंतजार नहीं कर सकता, हर पल कीमती है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन ठंड अब भी अपनी पूरी ताकत से बरकरार थी। चारों ओर कोहरे की चादर फैली थी और लोग ठिठुरते हुए थर-थर कांप रहे थे। कुछ अपने हाथों को रगड़कर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ अलाव की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। हवा में सेहरन ऐसी थी कि लगता था मानो ठंड हड्डियों तक उतर आई हो। लेकिन इस भयंकर ठंड में एक आदमी ऐसा भी था जो लोगों की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहा था। गांव का सरपंच जी। उसने जंगल से लाई हुई लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया था। जब गांव के लोग ठंड से कांप रहे थे, तब वह अपने मुनाफे की गर्मी में खुश था। किसी के घर में आग नहीं थी, लेकिन उसके घर के चूल्हे में सिक्के जल रहे थे। अरे सरपंच जी, बस एक चिरौंजी सी लकड़ी दे दीजिए। बच्चे कांप रहे हैं, रात कट ही नहीं रही, नहीं तो इस ठंड में हमारी जान चली जाएगी। अरे लकड़ी देने में कौन मना कर रही हूँ? ये सब लकड़ियां तो थारे जैसा के लिए ही राखी है। पैसे दे दियो, जितनी चाहिए उतनी उठा ले जाओ। मुफ्त में तो बाबोसा भी कोई ना देवे। ठीक है सरपंच जी, इसके कितने पैसे हुए? थारे हो गया 200 रुपया। छोरा। अरे ये क्या सरपंच जी, इतनी ज्यादा कीमत आप कैसे ले सकते हो? गांव में तो रामू भाई 50 रुपये में लकड़ी दे जाता था, और आप तो इतने बड़े दाम बोल रहे हो। अरे लकड़ी चाहिए तो सीधे बोल दे, वरना हट जा यहां सू। लकड़ी लेनी है तो इतना पैसे तो देना पड़सी, ना तो साइड हो जा, और भी लोगों ने लकड़ी देनी है। ठीक है सरपंच जी, दीजिए।
अब हम और क्या कर सकें? अगर लकड़ी नहीं मिली तो ठंड से मर ही जाएंगे। उस दिन पूरे गांव के लोग लकड़ी खरीदने के लिए सरपंच जी के पास इकट्ठा हुए थे। सरपंच जी सबको ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेच रहा था, जबकि रामू और उसका परिवार ठंड से कांप रहे थे। रामू क्या करता? उसके पास पैसे ही नहीं थे। आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? देख ही नहीं रहे क्या? मेरा बच्चा कितनी ठंड में थर-थर कांप रहा है। जाएं और सरपंच जी से कुछ लकड़ी ले आइए। रामू को साफ साफ पता था कि उसके पास लकड़ी खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। फिर भी वह किसी आशा के सहारे सरपंच जी के घर की ओर चल पड़ा। रामू सरपंच जी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव के कई लोग लकड़ी खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। रामू ने जरा भी देर ना की। वह धीरे से कतार में लग गया, उम्मीद की एक हरी किरण दिल में लिए कि शायद उसे भी कोई मदद मिल जाए। सरपंच जी एक एक करके सभी लोगों को लकड़ियां बेच रहा था। आखिरकार रामू की बारी आ ही गई। अरे रामू, कायरी बात, किंजा आ गयो? सरपंच जी, हमें भी जरा सी लकड़ी दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे और बीवी ठंड से मर जाएंगे। कृपया सरपंच जी, कुछ लकड़ियां हो दे दीजिए, मैं आपको उसके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे देख तो सही, ये लकड़ियां उधार मांगे आव्यो है। तू अपने आप को ही समझे सही? मैं कोई मुफ्त बांटन वालों दुकान खोली है क्या? और तू तो सबने लकड़ी बेचन वालों है। आज अचानक थारे पास लकड़ी कम क्यों पड़ गई? सरपंच जी, ऐसा मत कही, ये मेरी बीवी और बच्चे ठंड से मर जाएंगे। मैं आपके चरणों पर गिरकर हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके कुछ लकड़ी दे दीजिए। अरे बस कर, अब दफा हो जा यहाँ सू, नहीं तो पिटवाना पड़सी। ये लकड़ियां गरीबों वास्ते ना है। जहड़ा पैसा देवे वो आगे आवे, बाकी सब हट जाओ। अब कौन खड़ो है इधर? चल भाग, नजरों सू ओझल हो। रामू कुछ कर ना सका और मन भारी भारी भावनाओं से दबा हुआ वहां से उदास होकर अपने घर लौट आया। क्या हुआ जी? लकड़ी मिल गई या नहीं? क्या बताऊं सीता, सरपंच जी ने एक भी लकड़ी उधार नहीं दी, उल्टा मुझे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। अब क्या होगा जी? हम क्या करेंगे? लकड़ी के बिना तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो सीता, देखना कल तक सरपंच जी का सारा घमंड टूट जाएगा और गांव के हर घर में लकड़ी होगी। तुम देख लेना। रामू के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। कोई योजना, कोई चाल जो सुबह तक सरपंच जी का सारा घमंड तोड़ देगी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। ठंडी अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। हवा में बर्फ सी सिहरन घुली थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। ऐसे में रामू ने कांपते हुए दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे सीधे सरपंच जी के घर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसों से भाप उठ रही थी, लेकिन उसके मन में जल रही आग उस ठंडी रात से कहीं ज्यादा गर्म थी। कुछ ही देर में रामू सरपंच जी के गोदाम तक पहुंच गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा के झोंकों से सियार की रोने की आवाज आ रहा है। गोदाम के अंदर से लकड़ियों की हल्की हल्की छाया दिख रही थी। रामू ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला करने जा रहा हो। अब देखता हूँ सरपंच जी क्या करेगा। कल सुबह होते ही उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और कल से गांव के किसी को भी
सरपंच जी से लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात कट गई और सुबह हो चुकी थी। पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी। हर घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा सा ढेर रख दिया गया था। लोग हैरान थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये सारी लकड़ियां अचानक कहां से आ गई? किसने अपने अपने घरों के बाहर ये ढेर रख दिए? कुछ की आंखों में राहत की चमक थी, तो कुछ के चेहरे पर अब भी सवाल और उत्सुकता झलक रही थी। अरे भाई, ये लकड़ियां यहाँ कहां से आ गई? किसने किया ये सब? कौन हो सकता है जिसने हमारे लिए इतनी मदद की? खैर, जो भी हुआ, आज से ठंड से हमारे झगड़े खत्म। अब हम आराम से और खुशी से लकड़ी जलाकर रात काटेंगे। घर घर में आग की हल्की चमक होगी, चूल्हों पर आराम से खाने बनेंगे और बच्चों की हंसी गूंजेगी। ठंडी अब हमें डरा नहीं पाएगी। हम सब साथ हैं और इस गर्माहट के साथ अब सर्दियां भी मीठी लगेंगी। उधर सरपंच जी का होश उड़ चुका था। वह सोच रहा था कि गरीबों का हक छीनकर और उन्हें परेशान करके वह बहुत खुश और ताकतवर महसूस करेगा। उसके मन में घमंड और अहंकार की पूरी दुनिया बस गई थी। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि ऊपर वाला भी मौजूद है, जो हर बात देख रहा है और हर नियत पर नजर रखता है। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा, क्योंकि सच और इंसानियत की शक्ति उससे कहीं बड़ी और मजबूत थी। अब उसे समझ आ रहा था कि असली जीत हमेशा अच्छे और नेक दिल वालों की होती है। रामू और उसका परिवार भी खुश था।